आदाब नाजरीन, मैं हूं फरहान नजम। आप देख रहे हैं डीडी उर्दू की बेहद ख़ास पेशकश हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर ऐसा प्रोग्राम जो आपकी सेहत की बात करता है, आपकी ज़िंदगी की बात करता है और आपसे जुड़ी खुशहाली की बात करता है। ये सारे मौज़ूआत आपकी ज़िंदगी से जुड़े हैं, इसलिए हम ये सारी बातें यहाँ पर बताते हैं आपको। आज क्रिसमस का दिन है। सबसे पहले डीडी उर्दू की तरफ से, हमारी हेलो डॉक्टर की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत ही ख़ास नेक ख्वाहिशात क्रिसमस के इस ख़ास मौके पर। और एक बात यहाँ पर अब करना मैं आपसे करना चाहूँगा कि एक लाइन है कि तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। इस बात में अगर देखा जाए तो सब कुछ छुपा हुआ है। यकीनन तेरी आंखों के सिवा दुनिया में कुछ नहीं रखा है, मतलब तेरी आंखें हैं तो सब कुछ है। ज़िंदगी है, तेरे दोस्त हैं, तेरे अपने हैं और तमाम दुनिया के वो मनाजिर जो आप देखते हैं, महसूस करते हैं, वो आंखों के ज़रिए होते हैं। तो यकीनन आंखों की सेहत, उसके बारे में जानना और कौन कौन से अमराज आंखों में हो सकते हैं, इस बारे में समझना बेहद ज़रूरी है। हमारी हेलो डॉक्टर की जो टीम है हमेशा इस कोशिश में रहती है कि आपको हमेशा सेहत को लेकर वो सारी चीज़ें बताते रहें जिससे आप हमेशा बहुत बेदार रहें, समझें चीज़ों को और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। तो आज का ये जो मौजू है हमारा आँखों से जो ताल्लुक़ रखता है वो है कैटरैक्ट, यानी कि मोतियाबिंद। अक्सर आपने सुना होगा कि किसी की आंखों में धुंधला दिखाई दे रहा है, किसी की आंखों में इतना धुंधला ज़्यादा हो गया है कि उसे कुछ सही से नज़र नहीं आ रहा है। और पहले ये चीज़ें देखी जाती थी तो एक एज में देखी जाती थी, लेकिन बहुत ही फ़िक्र की बात यह है कि आज के इस दौर में हम यंग लोगों में भी आंखों की परेशानियां देखते हैं और अस्पतालों में बहुत सारी भीड़ आंखों की जो लगी हुई है पेशेंट्स की, उसमें नई उम्र के लोग भी शामिल हैं। ये फ़िक्र की बात है और सरकार भी इस पर बहुत गौर कर रही है। तो आज के इस मौजू जो हमारा कैटरैक्ट का है, मोतियाबिंद का है, उसमें हम आप पर बात करेंगे सब चीज़ों की। आपको बताएंगे कि क्या होता है मोतियाबिंद, कौन कौन से अलामात आप महसूस कर सकते हैं और सबसे ख़ास उसका इलाज क्या है। तो अपने प्रोग्राम का यहाँ पर हम बाकायदा आगाज़ करते हैं और आपसे एक गुजारिश करते हैं, इस वक्त जो टोल फ्री नंबर आपको दिखाया जा रहा है आप उस पर डायरेक्ट फ़ोन कर सकते हैं और जो हमारे माहिरीन स्टूडियो में मौजूद हैं उनसे बात भी कर सकते हैं। और किसी तरह का अगर आप ख़ास सजेशन लेना चाहें आपकी इस ख़ास मर्ज़ से तो वो भी आप ले सकते हैं। तो अपने इस प्रोग्राम का शुरुआत करते हैं यहाँ पर इस बेहद ख़ास रिपोर्ट के साथ। मुलाज़ा फरमाइए। कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंद आंखों की एक आम मगर संजीदा बीमारी है जिसमें आंख का कुदरती अज्जा आहिस्ता आहिस्ता शफाफियत खो देता है और धुंधला हो जाता है। इसके नतीजे में नजर कमजोर, धुंधली या बाज औकात दोहरी दिखाई देने लगती है। WHO के मुताबिक दुनिया भर में काबिले इलाज नाबीनाई की सबसे बड़ी वजह मोतियाबिंद है। ये बीमारी ज्यादातर बढ़ती उम्र के साथ जाहिर होती है, मगर शुगर, आंख पर चोट या पैदाइशी वजूहात की बिना पर कम उम्र अफराद और बच्चों में भी हो सकती है। मोतियाबिंद की बुनियादी वजह उम्र के साथ अज्जे के प्रोटीन में आने वाली कुदरती तब्दीलियां हैं। इसके अलावा डायबिटीज, सूरज की तेज शुआओं में ज्यादा वक्त गुजारना, सिगरेट नोशी, तवील अरसे तक एस्टेरॉइड अद्वियात का इस्तेमाल, आंखों पर चोट और खानदानी तारीख भी इस बीमारी के खतरे को बढ़ा देती है। मोतियाबिंद से बचाव के लिए सेहतमंद तर्ज जिंदगी बेहद जरूरी है। विटामिन ए, सी और ई से भरपूर ग़िज़ा, सनग्लासेस का इस्तेमाल, शुगर को कंट्रोल में रखना, तंबाकू नोशी से परहेज और बाकायदा आंखों का मुआयना बीनाई को महफूज रखने में अहम किरदार अदा करता है। मोतियाबिंद का हतमी इलाज सर्जरी है, जिसमें धुंधले अज्जे की जगह मसनूई शफाफ अज्जा लगाया जाता है। जदीद टेक्नोलॉजी ने इस अमल को महफूज और कामयाब बना दिया है। याद रखें, मोतियाबिंद अंधेरे का अंजाम नहीं बल्कि रोशनी की तरफ वापसी है। बरवक्त तशखीस, दुरुस्त मालूमात और वक्त पर इलाज न सिर्फ नजर बचाता है बल्कि जिंदगी को रोशन बना देता है। अपनी आंखों की हिफाजत करें क्योंकि यही दुनिया को देखने का वाहिद रास्ता है।
मोतियाबिंद का इलाज बहुत हद तक मुमकिन है। इसके इलाज में थोड़ी सी अगर आप बेदारी दिखाएंगे, आप समझेंगे इसको और डॉक्टर के पास चले जाएंगे तो वक्त पर आप इलाज करा सकते हैं और पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। अफसोस की बात यह है कि बहुत सारे लोग इसमें गफलत दिखाते हैं, लापरवाही दिखाते हैं। उसके बाद हकीकत यह है कि परेशानी बढ़ जाती है और नौबत अंधेपन तक भी पहुंच सकती है। तो हमारे प्रोग्राम का भी यही मकसद है और आपसे मेरा यहाँ पर एक शुरू में ही ये गुजारिश भी रहेगी कि आप कभी भी इस तरह की परेशानी होती है, धुंधला नज़र आता है या कोई दूसरे अलामात जो कि डॉक्टर्स भी आपको बताएंगे वो महसूस हो रहे हैं, तो फ़ौरन अच्छे माहिर डॉक्टर के पास जाइए और अपना पूरी तरह से इलाज कराइए। तो अपने प्रोग्राम के यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर बड़े सीनियर डॉक्टर हैं, डॉक्टर परवीन वशिष्ठ जो कि प्रोफेसर हैं, हेड हैं कम्युनिटी ऑप्थेल्मोलॉजी, डॉक्टर आरपी सेंटर, एम्स दिल्ली में। आपका खैर मकदम, शुक्रिया, वेलकम। आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, बड़े बिजी रहते हैं डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अनु जून जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं गुरु नानक आई सेंटर, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली में। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप समय निकाल कर आई, वक्त निकाल कर आई। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर हमारे बहुत ही ख़ास डॉक्टर हैं, डॉक्टर सुमित ग्रोवर जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ऑप्थेल्मोलॉजी, एम्स दिल्ली में। तीनों एक्सपर्ट्स का बेहद शुक्रगुजार हूँ मैं हेलो डॉक्टर की टीम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अंधेपन की जब बात होती है तो बहुत सारी चीज़ों की बात होती है। अंधापन एक बहुत बड़ी परेशानी है इस वक्त, और ख़ास तौर से हम अपने मुल्क की बात करें तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी तादाद, बहुत बड़े यहाँ पर एक आंकड़ा है अंधेपन का। उसकी बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं कैटरेक्ट की कर रहे हैं, मोतियाबिंद की कर रहे हैं। तो सबसे पहले मेरी गुजारिश डॉक्टर परवीन आपसे रहेगी कि आप बताइए कि ये मोतियाबिंद क्या है, किस तरह से आम आदमी इसे समझ सकता है और इसकी बहुत सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में ला सकता है। डॉक्टर परवीन। हाँ जी, मोतियाबिंद जिसको ज़्यादातर सफ़ेद मोतियाबिंद बोलते हैं और इंग्लिश में कैटरेक्ट के नाम से जाना जाता है। इनफैक्ट हमारे देश में अंधेपन का मोतियाबिंद सबसे मुख्य कारण है। अगर देश में 100 लोग अंधे हैं उसमें से लगभग 66 लोग सफ़ेद मोतियाबिंद की वजह से अंधे हैं। और ये एक आँखों की ऐसी बीमारी है जो कि ज़्यादातर उम्र के साथ आँखों का जो लेंस होता है उसका प्रोटीन डीनेचर होता है और उसकी वजह से आँखों में धुंधलापन आना शुरू हो जाता है, जिसको हम सफ़ेद मोतियाबिंद बोलते हैं। और ज़्यादातर 50 साल से ज़्यादा उम्र के जो लोग होते हैं उसमें सफ़ेद मोतियाबिंद पाया जाता है। पर ऐसा नहीं है कि ये दूसरी उम्र में नहीं हो सकता। मोतियाबिंद कई बार बच्चों में भी, जन्मजात बच्चों में भी पाया जाता है और किसी भी उम्र में हो सकता है। मगर इसमें जो ख़ास तौर पे जो बताने वाली बात है कि मोतियाबिंद का जो इलाज सिर्फ ऑपरेशन ही होता है। ऑपरेशन के अलावा मोतियाबिंद को आप दवाई वगैरह से ठीक नहीं कर सकते। मोतियाबिंद में जो धुंधलापन आता है वो ज़्यादातर बगैर दर्द के होता है और बारी बारी से एक आँख में पहले ज़्यादा होता है और फिर दूसरी आँख में भी आ सकता है। तो ये जो सिम्टम्स हैं, जो बीमारी ख़ास तौर पे इसमें सफ़ेद मोतियाबिंद, इसको इस तरह से पहचाना जा सकता है। और मैं तो कहूँगा जितने कि लोगों में जो अगर आँखों से कम दिखाई देता है, जैसे मैंने बताया, उसमें सबसे मुख्य वजह सफ़ेद मोतियाबिंद है। तो जो भी व्यक्ति जिसकी आँखों में थोड़ा सा भी धुंधलापन है, कुछ दिखाई देने में मुश्किल हो रही है, वो अपने आप को डॉक्टर को दिखाए और उसके बाद जांच कराए कि हाँ जी उसको सफ़ेद या मोतियाबिंद है कि नहीं, और उसका फिर इलाज कराएं। उसका इलाज कराइए। डॉक्टर परवीन ने बहुत ही खूबसूरती के साथ सारी बातें यहाँ पर बताई हैं और उम्मीद है आप लोगों ने इसे समझी होंगी। देखिए, कोई भी मर्ज़ होता है तो उसकी जो अलामात होती है, सिम्टम्स होते हैं और उसकी जो वजूहात होती है, कॉजेज़ होते हैं, उस पर जानना और उसको समझना बेहद ज़रूरी है। तो इसके लिए यहाँ मेरी गुजारिश रहेगी डॉक्टर अनु जून से। डॉक्टर अनु जून, कैटरेक्ट की जो वजूहात है, जो रीज़न्स, कॉजेज़ हैं या जो उसकी सिम्टम्स हैं, उन पर ज़रा रोशनी डालें ताकि हमारे जो प्रोग्राम देखने वाले हैं समझ सकें कि आखिर ये होता क्या है। जी धन्यवाद। कैटरेक्ट देखिए, सबसे कॉमन कॉज जो है, वजूहात जो है वो है उम्र। तो ज़्यादातर उम्र के साथ ही बढ़ता है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया 50 की उम्र के बाद काफ़ी लोगों में ये पाया जाता है, बट कई बार बचपन में भी, जन्मजात बच्चों में भी पाया जा सकता है। तो किसी को कैसे पता चलेगा कि उसको सफ़ेद मोतियाबिंद है? आपको धुंधला दिखने लगेगा। धुंधलेपन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे पुतली का खराब होना, पर्दे में दिक्कत होना। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप डॉक्टर के पास जाएं और वही आपको सलाह दे पाएंगे कि आपको कैटरेक्ट है या नहीं। बाकी कई बार क्या होता है कि अगर जन्मजात बच्चे में है तो आंखों में ही एक पुतली में सफ़ेदी दिखने लगती है,
बीच में जो हमारा प्यूपिल होता है, एक छोटा सा सर्कल होता है जो ब्लैक कलर का दिखाई देता है मोस्ट लोगों को, उसमें सफ़ेदी दिखने लगती है जिसे हम कंजेनाइटल कैटरैक्ट भी कहते हैं। बाकी कारण भी हो सकते हैं लेकिन कंजेनाइटल कैटरैक्ट बहुत कॉमन होता है। तो जैसे ही आंख में कोई भी सफ़ेदी दिखे किसी भी छोटे बच्चे में, कैटरैक्ट हो सकता है और बाकी गंभीर कारण भी हो सकते हैं, तो ज़रूर डॉक्टर को दिखाइए। कई बार अगर आप कैटरैक्ट को इग्नोर कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं और बहुत एडवांस स्टेजेस में पहुंच जाता है, तो वो पकने की वजह से आंख में कई बार दर्द और लालीपन भी आ जाती है। ऐसे में कई बार आंख में दबाव भी बढ़ जाता है और पेशेंट को बहुत सर दर्द होता है, आंख में पूरी सफ़ेदी दिखाई देगी और लाल हो जाएगी। तो ये एक काइंड ऑफ मेडिकल इमरजेंसी होती है, सर्जिकल इमरजेंसी होती है, जिसमें मोतियाबिंद को इमिडिएटली निकालना पड़ता है। वरना आप धीरे धीरे जैसे ये बढ़ता है आप डॉक्टर को दिखाएं। और ये जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा, एक बहुत ही ट्रीटेबल ब्लाइंडनेस है। 70 लोग जो हैं 100 में से अगर कैटरैक्ट से परेशान हैं, उन 70 में 99% पेशेंट्स में नज़र बिल्कुल वापस आएगी अगर आपने बहुत लेट नहीं कर दिया है और उसने नस को नुकसान नहीं किया है। तो कोई भी धुंधलापन है ज़रूर डॉक्टर को दिखाएं, कारण जानें और उसका ऑपरेशन कराएं। डॉक्टर अनु जून ने डॉक्टर को दिखाने की बात की है, बेहद ज़रूरी बात की है और यहाँ पर रोशनी डाली है। तो इसी तरह इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ता हूँ मैं। डॉक्टर दिखाने की बात जैसे अनु जी कर रही हैं, डॉक्टर सुमित ग्रोवर, जब आपके पास कोई पेशेंट आता है और आकर बोलता है कि मुझे धुंधला दिखाई दे रहा है, मुझे ढंग से नहीं नज़र आ रहा है, तो कैसे किस तरह से इवैल्यूएशन करके आप ये जानते हैं कि इस पेशेंट में कैटरेक्ट की परेशानी है और किस तरह से आप ट्रीटमेंट करते हैं और वो ट्रीटमेंट कितने दिन का होता है? डॉक्टर ग्रोवर जी, तो अगर मोतियाबिंद के साथ या मान लीजिए धुंधलेपन के साथ हमारे पास कोई भी मरीज़ आए, और अमूमन जो ये मोतियाबिंद है ये 50 से 60 साल की उम्र में होता है, लेकिन बच्चों में भी हो सकता है या किसी भी उम्र में हो सकता है। अगर शुगर की हिस्ट्री या चोट है या स्टेरॉयड की हिस्ट्री है, तो सबसे पहले तो हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं कि उनकी चीफ कंप्लेंट्स क्या हैं। तो अगर मोतियाबिंद है तो इसमें पेनलेस प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ विजन, पेनलेस यानी दर्द नहीं होता है, प्रोग्रेसिव यानी धीरे धीरे धुंधलापन हो रहा है और बढ़ता जा रहा है, और प्रोग्रेसिव है वो बढ़ता ही जा रहा है। अगर ऐसा लॉस ऑफ विजन यानी धुंधलापन है तो हमारा जो मतलब क्लिनिकल हिस्ट्री है वो यही सजेस्ट करती है कि मोतियाबिंद हो सकता है। लेकिन आपने जैसे इवैल्यूएशन की बात की है, तो हम प्रॉपर एक डायलेटेड पेशेंट की पुतली फैलाकर दवाई डालकर उसका पूरा कॉम्प्रिहेंसिव जांच करते हैं, जिसमें स्लिट लैम्प बायोमाइक्रोस्कोपी यानी एक मशीन में जो है माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं बैठाकर कि भाई मोतिया लेंस का क्या स्टेटस है, कॉर्निया कैसी है, उसके अलावा पीछे आँख का पर्दा तो नहीं ख़राब हो रखा, कई बार अगर शुगर है या बीपी है या उम्र के साथ भी ARMD तो नहीं है, तो पर्दे की पूरी जांच होती है, आँखों का प्रेशर नापा जाता है। उसके अलावा अन्य शारीरिक बीमारी जैसे कि शुगर तो नहीं है और ब्लड प्रेशर तो नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें भी पर्दे को भी ख़राब करती हैं और मोतियाबिंद के जो इलाज है ऑपरेशन उसमें भी इन चीज़ों की काफ़ी इम्प्लिकेशन रहती है। और अगर किसी पेशेंट को सांस की बीमारी है उसका भी नोट हम लोग करते हैं क्लिनिकल हिस्ट्री में, क्योंकि मोतियाबिंद का ऑपरेशन जब होता है तो उसमें पेशेंट को थोड़ी देर के लिए लेटना होता है, 10 से 15-20 मिनट तक। उसके आँख के ऊपर जो है हम मुंह पे पर्दा भी रखते हैं, कपड़ा रखते हैं, तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव क्लिनिकल हिस्ट्री लेते हैं और स्लिट लैम्प बायोमाइक्रोस्कोपी और डायलेटेड फंडस एग्जामिनेशन करके बहुत ही ईजिली हम पता लगा सकते हैं कि मोतियाबिंद है या नहीं है। उसके बाद जब हमारा डेफिनेटिव डायग्नोसिस हो गया कि मोतियाबिंद है, तो उसका मैं बिल्कुल क्लैरिफाई कर दूं, एक ही इलाज है, वो है सर्जरी। और आजकल आधुनिक मशीन फेको इमल्सिफिकेशन, जो आधुनिक तकनीक है फेको इमल्सिफिकेशन द्वारा जो है हम मोतियाबिंद वाला जो लेंस है उसको, कुदरती लेंस को निकाल कर उसकी जगह इंट्राओकुलर लेंस जो है हम उसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं। और अगर और कोई अन्य बीमारी नहीं है आँख में, सिर्फ मोतियाबिंद की वजह से जो नज़र गई है वो पूर्णतः रिस्टोर हो जाती है। तो ये बहुत ही सरल इसका इलाज है। और मैं फिर कहूँगा, बहुत सारी हमारे सोसाइटी में भ्रांतियाँ हैं कि दवाइयाँ डालेंगे, ये करेंगे तो उससे मोतियाबिंद ठीक हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, केवल और केवल ऑपरेशन ही एकमात्र उपाय है इसका। देखिए, इतने बड़े डॉक्टर यहाँ पर बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ इलाज एक है और वो है सर्जरी। ये आसपास के लोग जो आपको ये कहते हैं कि किसी इंसान ने कोई इलाज किया है उसको फ़ायदा हो गया है, आप भी अपनी आंखों में ये चीज़ डालिए, अप्लाई कीजिए और आपकी आंखें ठीक हो जाएंगी, तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपकी आंखें ठीक होना तो बहुत दूर की बात है, ये भी हो सकता है कि आपकी आंखों में दूसरी तरह की बड़ी परेशानियाँ शुरू हो जाएँ और आगे जाकर वो ब्लाइंडनेस का भी शक्ल अख्तियार कर सकती हैं।
देखिए, ब्लाइंडनेस की बात यहाँ पर मैंने की है, तो एक बात और यहाँ पर निकल के आती है कि मौजूदा दौर में अगर हम बात करें जो कैटरेक्ट की वजह से ब्लाइंडनेस है हमारे माशरे में, हमारी कंट्री में, वो कितना बर्डन बढ़ता जा रहा है। ये बहुत ही समझने की ज़रूरत है कि आज के इस दौर में जो ब्लाइंडनेस बढ़ रही है वो कैटरेक्ट की वजह से बढ़ रही है, सर्जरी ना होने की वजह से बढ़ रही है, या दूसरी कौन कौन सी ऐसी वजूहत हैं जिनकी वजह से वो ब्लाइंडनेस, अंधेपन की तरफ जा रहा है कोई भी पेशेंट। तो इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी हासिल करने के लिए हमारे बहुत सीनियर डॉक्टर बैठे हैं, डॉक्टर परवीन वशिष्ठ। मैं उनसे गुजारिश करूँगा आप बताएं कि किस तरह के मौजूदा हालात हैं और कैसे उनसे निपटा जाए। इनफैक्ट जैसे आपने बताया अंधेपन क्या है ये जानना ज़रूरी है। जो भारत सरकार ने जो परिभाषित किया अंधेपन को, अगर मैं बहुत आसान शब्दों में बोलूं, अगर कोई भी व्यक्ति उठी हुई उंगलियां 3 मीटर की दूरी से ना बता पाए तो उस व्यक्ति को हम परिभाषित करते हैं कि वो व्यक्ति अंधा है। और हमारे देश में जो अंधेपन का अगर नंबर देखें, कुछ टाइम से थोड़ा कम हुआ है, पहले काफ़ी ज़्यादा था। अब अगर 50 साल से ज़्यादा लोगों की बात करें तो 50 साल के हर 100 लोगों में लगभग 2 लोग हैं जो कि अंधेपन से ग्रसित हैं। पर अंधेपन के कारणों में जो सबसे मुख्य कारण है, जैसे मैंने पहले ही बताया है, ये सफ़ेद मोतियाबिंद है। सफ़ेद मोतियाबिंद 66%, लगभग 2/3 अंधापन सिर्फ एक ही बीमारी से, सफ़ेद मोतियाबिंद मतलब कैटरेक्ट से है। और ये एक ऐसी बीमारी जिसका कि बड़ा आसान तरीके से ऑपरेशन संभव है, पर हमने ये देखा है कि हमारे देश में लोग ऑपरेशन से घबराते रहते हैं। कुछ जो प्राइवेट डॉक्टर हैं उनको बोलते रहते हैं कि नहीं, मैं दवाइयों से इलाज कर दूंगा, मेरी दवाइयाँ खाइए, और लोग उसी चक्कर में वेट करते रहते हैं और वो अंधापन बढ़ता चला जाता है। हमारी ख़ास तौर पे गुजारिश है सभी लोगों से कि जैसे ही पता चले सफ़ेद मोतियाबिंद है और अगर उसकी वजह से किसी भी व्यक्ति को देखने में परेशानी हो रही है, अपना रूटीन काम करने में मुश्किल हो रही है, आपको अंधेपन होने का इंतजार करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे हैं, आंखों में धुंधलापन आ रहा है, तो सीधा डॉक्टर को दिखा के कोशिश करें कि आप अपना ऑपरेशन कराएं। आजकल डॉक्टर सुमित ने बताया बड़े ही आसान और इजी तरीके से इलाज संभव है ऑपरेशन के द्वारा। भारत सरकार की तरफ से सुविधा है कि ऑपरेशन सभी सरकारी अस्पताल और एनजीओ हॉस्पिटल्स में बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है, कोई पैसा नहीं देना पड़ता इसके लिए। तो इस सुविधा का फ़ायदा उठाएं और लोग अगर मोतियाबिंद है तो अपना ऑपरेशन कराएं। देखिए, कितनी अच्छी बात है कि भारत सरकार ने पूरी तरह से मोतियाबिंद का जो इलाज है फ्री करा हुआ है। यहाँ पर एनजीओज भी इसमें रोल अदा कर रही हैं। उसके बावजूद भी जो पेशेंट्स हैं वो पूरी तरह से डॉक्टर के पास जाने में हिचकिचाते हैं या दूसरी तरह के जो इलाज हैं उन पर ज़्यादा जोर देते हैं जिसमें सर्जरी नहीं है। जब डॉक्टर साहब को बता रहे हैं कि सर्जरी के अलावा कोई इलाज नहीं है, तो क्यों आप अपना वक्त ज़ाय कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को, अपनी आंखों को ख़तरे में डाल रहे हैं? इसे बहुत अच्छे से समझिए और इस पर अमल भी करने की बेहद ज़रूरत है। एक कॉल आ गई है, कॉल ले लेते हैं, उसके बाद हमारा प्रोग्राम जारी रहेगा। हेलो 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 जी, हमारी आवाज़ आपको मिल रही है? आदाब, हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल। अपना सवाल पूछिए। हेलो डॉक्टर, प्रोग्राम में आपकी टॉपिक बहुत अच्छे होते हैं, मुबारकबाद। मुझे ये जानना है कि क्या उम्र के साथ हर किसी को होता ही है या कुछ लोग बच भी सकते हैं उससे? कुछ समझ पा रहे हैं डॉक्टर साहब? जी, वो बोल रहे हैं कि डॉक्टर परवीन, उनका सवाल सुमित, डॉक्टर सुमित क्या कहना चाहेंगे आप? जी, इनका सवाल जहाँ तक मैं सुन पाया हूँ ये बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या उम्र के साथ सभी को ये होता है या फिर कुछ लोग बच भी सकते हैं इससे? राइट। सो धन्यवाद आपका सवाल पूछने के लिए। देखिए, अमूमन ये देखा गया है कि बढ़ती उम्र के साथ अराउंड ऑलमोस्ट सभी में लेंटिकुलर चेंजेस तो आते ही हैं। ऐसा नहीं है कि सबका क्रिस्टलाइन लेंस रहता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको 100% पॉपुलेशन में, मतलब अगर आप 60 ईयर्स प्लस हो गए तो आपको होगा ही होगा। इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि आँख में चोट लगना, स्टेरॉयड दवाइयों का इस्तेमाल करना, बहुत ज़्यादा धूप में रहना, अनकंट्रोल्ड शुगर होना। अगर ये सब रिस्क फैक्टर्स हैं तो रिस्क बढ़ जाता है, यानी दोगुना हो जाता है। लेकिन अगर ये सब नहीं है, कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, आपका ये रिस्क फैक्टर नहीं है, तो बढ़ती उम्र भी इटसेल्फ एक रिस्क फैक्टर है। लेकिन आपका जो सवाल का फैक्चुअल आंसर ये है कि ऐसा नहीं है कि 100% होगा,
ऐसा नहीं है, बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो 80 साल 90 साल तक जीवित रहते हैं लेकिन उनका लेंस क्लियर रहता है, लेकिन आमतौर पे ऑलमोस्ट सभी को हो जाता है, लेकिन इट्स नॉट ये एक रूल नहीं है कि होगा ही होगा। तो इसे समझने की ज़रूरत है कि बहुत से लोगों में ये नहीं भी होता है। ये एक फैक्टर है, एक रिस्क फैक्टर है कि एज के बाद आदमी को अवेयर रहने की ज़रूरत है, लेकिन ये भी नहीं है कि आप पूरी तरीके से ये समझ लें कि हर किसी को ये प्रॉब्लम होगी। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपना पूरा ख्याल रखते हैं, जिन्हें शुगर की परेशानी नहीं है, जिन्हें हाई बीपी की परेशानी नहीं है, वो भी सही रह सकते हैं। थोड़ा सा डॉक्टर के भी टच में रहने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूं कि ये जो बातें आपने पूछी हैं डॉक्टर ग्रोवर ने आपको पूरी तरह से ये बताया होगा। फ़ोन करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। डॉक्टर साहब, ये वैसे सुमित ग्रोवर साहब ने काफ़ी चीज़ें क्लियर की हैं। अब मैं आपसे आपसे भी जानना चाहूँगा मैं ये कि मोतियाबिंद का एज के अलावा, एजिंग जो प्रॉब्लम है वो तो है, और कौन कौन से रीजंस हैं जो मोतियाबिंद होने के चांसेस बहुत रहते हैं? इनफैक्ट सबसे मुख्य कारण एज ही है। 90% से ज़्यादा मोतियाबिंद 50 साल से ज़्यादा होता है जी। पर इसके अलावा देखा गया है कि बच्चों में खास तौर पे जन्मजात मोतियाबिंद भी पाया जाता है जी। इसके अलावा जो मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं उसमें शुगर, डायबिटीज़ के मरीजों में मोतियाबिंद थोड़ा जल्दी हो जाता है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उसमें भी मोतियाबिंद का रिस्क फैक्टर होता है जी। और इसके अलावा काफ़ी लोगों को स्टीरॉयड, हमारे देश में तो एक प्रथा सी बन गई है, बहुत सारे प्राइवेट प्रैक्टिशनर स्टीरॉयड से इलाज करते हैं। जी जी। जिन मरीजों को स्टीरॉयड मिलता है उसमें भी मोतियाबिंद जल्दी हो सकता है। ओके। इसके अलावा अभी हमने एक एम्स ने स्टडी की थी ICMR के साथ मिलके, धूप, अगर सनलाइट का ज़्यादा एक्सपोजर है वो भी एक रिस्क फैक्टर है। और पर ये नहीं कि 50 साल से ज़्यादा में सनलाइट, अगर आप शुरू से ही सनलाइट का ज़्यादा एक्सपोजर रहा है तो उसमें भी मोतियाबिंद होने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो ये सारे कॉमन रिस्क फैक्टर हैं, मगर जो सबसे इम्पोर्टेंट जो हम लोग सभी बता रहे हैं कि उम्र के साथ सफ़ेद मोतियाबिंद ज़्यादा होता है और 50 साल के ज़्यादा के लोगों को तो खास तौर पर अपनी आँखों की जाँच करानी चाहिए कि उनको कहीं मोतियाबिंद तो नहीं हो गया। डॉक्टर परवीन, आप यहाँ पर बात कर रहे हैं कि बुज़ुर्गों में ये चीज़ देखी जाती है और ये जब 50 के बाद आदमी पहुँचता है वहाँ पर ये चांसेस रहते हैं। लेकिन अब मैं आपका जो ध्यान दिलाना चाहूँगा, उस तरफ दिलाना चाहूँगा कि जो न्यू जनरेशन है उनमें ये परेशानी दिखाई दे रही है। मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो रहा है, 35 में हो रहा है, 40 तक हो रहा है। तो ये क्या जो हमारे जो लाइफ स्टाइल है मौजूदा दौर में और स्क्रीन का ज़्यादा इस्तेमाल है वो भी इस तरफ लेके जा रहा है, या पूरी तरह से नींद नहीं है? किस तरह से इसे बताना चाहेंगे कि कौन कौन सी ऐसी रीजंस हैं जो इसके चांसेस बढ़ जाते हैं? जो लाइफस्टाइल चेंज इनकी आप बात कर रहे हैं जिसमें स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, जिसमें जो स्कूल के जो बच्चे हैं खास तौर पे उनको जो ऑनलाइन होमवर्क मिलता है और वो उनको कंप्यूटर्स में या फिर वीडियो गेम्स वगैरह खेलते हैं, मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, छोटे-छोटे बच्चे जो हैं वो ये इससे मोतियाबिंद ना होके इससे रिफ्रैक्टिव एरर वो ज़्यादा कॉमन है, इसको मायोपिया भी बोलते हैं। और वो भी एक अलग समस्या है। इनफैक्ट विजुअल इम्पेयरमेंट, एक अंधापन होता है, एक विजुअल इम्पेयरमेंट, उसका सबसे मुख्य कारण खास तौर पे जो यंग जनरेशन में वो सफ़ेद मोतियाबिंद ना होके रिफ्रैक्टिव एरर या मायोपिया है। और उसके लिए मेनली ऑपरेशन से ज़्यादा उसमें चश्मे की ज़रूरत होती है। अगर उसमें चश्मा पहने टाइमली और लाइफस्टाइल फैक्टर से थोड़ा बचने की कोशिश करें तो हम लोग उसको मैनेज कर सकते हैं। राइट। डॉक्टर अनुजून, आपकी तरफ यहाँ पर आना चाहूँगा। अब मोतियाबिंद की जो किस्में हैं, कितनी तरह का मोतियाबिंद होता है? क्या सिर्फ एक ही होता है या फिर कई तरह का होता है और सबका इलाज सेम होता है? क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी देखिए, मरीज के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो किस तरीके का मोतियाबिंद है वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। वो हम जब एग्जामिनेशन करते हैं तो हमें जानना ज़रूरी होता है कि किस कारण से मोतियाबिंद हुआ है। अलग अलग तरीके के कैटरैक्ट्स होते हैं, न्यूक्लियर कैटरैक्ट होता है, कॉर्टिकल होता है, पक तो नहीं गया है, हाइपर मैच्योर हो गया है, या फिर किस कारण से हुआ है, ट्रॉमेटिक कैटरैक्ट तो नहीं है, या फिर पैदाइशी कंजेनाइटल कैटरैक्ट तो नहीं है। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी डॉक्टर को जानने की है, लेकिन मरीज के लिए इतना फर्क नहीं पड़ता किस कारण से मोतियाबिंद हुआ। अगर मोतियाबिंद एक बार हो गया है तो इलाज सबका, जैसे बार बार आपको हम एम्फसाइज कर रहे हैं कि इलाज एक ही है, ऑपरेशन और सर्जरी। इसमें कोई दवाइयों का रोल नहीं है, चाहे स्टेरॉइड की वजह से मोतियाबिंद है, चाहे चोट की वजह से है, चाहे आंख में सूजन जिसे यूवेइटिस कहते हैं उसकी वजह से हो, चाहे उम्र की वजह से हो। इलाज ऑपरेशन ही रहेगा। जो आंख का मोतियाबिंद वाला लेंस होता है उसको निकाला जाता है और उसकी जगह पर एक आर्टिफिशियल IOL इंट्राओकुलर लेंस को है इम्प्लांट किया जाता है। तो ऑपरेशन से ही हर तरीके का मोतियाबिंद का इलाज होगा।
मतलब बात ये है, मतलब कंक्लूजन ये है कि किसी भी तरह से हम बात करें तो अब सर्जरी इसका वाहिद हल है। जब सर्जरी होगी तभी पेशेंट पूरी तरह ठीक हो सकता है। जी जी। एक चीज़ देखी जाती है कि जब भी कोई चीज़, जब शुगर की बात होती है, हाई बीपी की बात होती है, तो ये बात अक्सर डॉक्टर पूछते हैं कि बहुत से जो अमराज हैं वो विरासत में मिलते हैं। हेरिडेटरी जो चीज़ है, जेनेटिक डिसऑर्डर जो चीज़ है, वो बहुत ज़्यादा काउंट होता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कैटरेक्ट की, तो डॉक्टर ग्रोवर से मेरी गुजारिश रहेगी, क्या ये भी एक तरह से क्या जेनेटिक डिसऑर्डर है? अगर किसी के वालिदैन में ये मर्ज़ था तो बच्चों में आने के चांसेस रहते हैं। अगर ऐसा है तो किस तरह से बच्चों को अपनी ज़िंदगी में एक एज के बाद इन चीज़ों को डील करना चाहिए? देखिए फरहान जी, अगर हम जेनेटिक कंपोनेंट की बात करें कैटरैक्ट में, तो वो पर्टिनेंट रहेगा कि कंजेनाइटल कैटरैक्ट के लिए अगर पेरेंट्स से जेनेटिक कुछ क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटीज़ के कारण जो है कैटरैक्ट अगर बनता है तो वो उसका जेनेटिक कॉज है। वो फिर अगर जेनेटिक कॉज से कैटरैक्ट है तो वो नवजात शिशु में ही होगा, मतलब जन्म से ही होगा। जो एज रिलेटेड, जिसको हम सेनाइल कैटरैक्ट कहते हैं, जो आमतौर पे मोस्ट कॉमन है 50 इयर्स के बाद, उसका कोई इतना जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन नहीं है, इसीलिए उसको हम बोलते ही सेनाइल कैटरैक्ट है। सेनाइल मीन्स जो उम्र के साथ होने वाला। और कंजेनाइटल कैटरैक्ट में हाँ जेनेटिक इसका रोल है, लेकिन उसके लिए हम कुछ ऐसे जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर नहीं सकते। और अगर बच्चा जो है नवजात शिशु में हमें देखा कि पुतली में, जैसे डॉक्टर अनु ने बताया कि सफ़ेदी है, तो तुरंत बच्चे का ऐसा नहीं कि ये थोड़ा बड़ा हो जाए तो हम इसका इलाज कराएंगे, क्योंकि मोतियाबिंद के अलावा बहुत सारे गंभीर बीमारियां जैसे आरओपी, कैंसर, बहुत सारी चीज़ें ऐसे सफ़ेद पुतली के साथ प्रेजेंट करती हैं। तो आपको तुरंत ही एक माहिर डॉक्टर के पास जाके अपने बच्चे का इलाज कराना है। लेकिन सेनाइल कैटरैक्ट में इतना क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटीज़ का रोल नहीं होता है। ओके, अब यहाँ पर मैं डॉक्टर परवीन आपके पास दोबारा आऊँगा और बहुत ही जो अहम पहलू है इस प्रोग्राम का, उस पर रोशनी में आपसे गुजारिश करूँगा आप डालें। यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा, जो हमारी सरकार अपना रोल अदा कर रही है, बहुत अच्छा रोल अदा कर रही है, जो आँखों के मरीज़ हैं उनके लिए, ब्लाइंड जो लोग हैं उनके लिए, और एनजीओज़ भी इसमें अपना बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। तो आप ये बताएं कि किस तरह का रोल है उनका और कैसे हर आँखों के मरीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और उसका फ़ायदा उठा भी सकते हैं वो। इनफैक्ट भारत सरकार मोतियाबिंद के ऊपर या अंधापन के ऊपर इनफैक्ट 1976 से राष्ट्रीय अंधा निवारण प्रोग्राम, जिसको नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस बोलते हैं, वो शुरू हुआ था। और इसमें जो सबसे जो मुख्य योगदान रहा है भारत सरकार का, वो सफ़ेद मोतियाबिंद के लिए रहा है। मुझे बताते हुए खुशी होती है कि पिछले साल हमारे देश में पूरे एक साल में लगभग 99 लाख ऑपरेशन भारत सरकार हुए हैं, जिसमें भारत सरकार जो एनजीओज़ होती हैं और सरकारी हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पे फ्री ऑपरेशन कराने के लिए भारत सरकार पैसा देती है एनजीओज़ को और सरकारी अस्पताल में भी। एक मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए एक एनजीओ को लगभग 2000 रुपये रीएम्बर्स किए जाते हैं। और ये प्रोग्राम सिर्फ बड़े बड़े हॉस्पिटल में नहीं है, ये देश के हर डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे भी, मतलब देश में लगभग इस टाइम 800 डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे, हर स्टेट में ये प्रोग्राम फैला हुआ है और इसमें फ्री सुविधा की सर्जरी की सुविधा है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे देश में जैसे गुजरात जैसा राज्य है, वहाँ पे इतने सारे ऑपरेशन हो रहे हैं कि हर 1 लाख पॉपुलेशन में तकरीबन 1600 लोगों का ऑपरेशन हर साल हो रहा है वहाँ, जबकि जो देश का एवरेज है तकरीबन 1 लाख में हम लोग 700 ऑपरेशन हर साल करा रहे हैं 1 लाख पॉपुलेशन में। तो इतना बड़ा नंबर ऑपरेशन हो रहा है, पर उसके बावजूद भी अंधापन का जो सबसे मुख्य कारण है वो सफ़ेद मोतियाबिंद अभी भी है। इसका मतलब और ज़्यादा ऑपरेशन की ज़रूरत है और इसके लिए ज़रूरत है कि सभी जितने भी डॉक्टर्स हैं, ना सिर्फ ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट बल्कि नीचे लेवल पे जैसे आशा वर्कर, मैं उनको बताना चाहूँगा कि आशा वर्कर एक ऐसा वर्कर होते हैं जो कि हर 1 या 2000 पॉपुलेशन में कम्युनिटी में काम कर रहा है। हम लोगों ने, भारत सरकार ने इनिशिएटिव लिया है, इसको राष्ट्रीय अंधा निवारण प्रोग्राम के अंदर आशा वर्कर घर घर जाके लोगों को जांच करती है। उसको सिखाया गया है कि नज़र की जांच कैसे करनी है, विज़न कैसे लेना है, और जिन व्यक्तियों में, जिस भी बुजुर्ग व्यक्ति में या अगर नज़र कमज़ोर है, वो आगे उसको हॉस्पिटल में रेफ़र करती है और इसके लिए आशा वर्कर को भी स्पेशल कुछ रिइंबर्समेंट दिया जाता है। आशा वर्कर भी अपना रोल अदा कर रही हैं और हम उम्मीद करते हैं कि बारी बारी से
विलेज लेवल पे काम करके, जी। ब्लॉक लेवल पे काम करके, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करके जी, जी। अंधापन को पूरी तरह से खत्म करना जी, है। जी, जी। सफेद मोतियाबिंद से रिलेटेड अंधापन पूरी को ये तरह से काम ख़त्म करने की आपकी जो कोशिशें हैं, हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं, और पूरी तरह से हमारे मुल्क से अंधापन ख़त्म हो जाए और हर इंसान की आंखों की रोशनी हमेशा बरकरार रहे। अब यहाँ पर ट्रीटमेंट की बात के लिए मैं डॉक्टर जून आपके पास आता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा बताया है डॉक्टर ग्रोवर ने, मैं जानना चाहता हूँ प्रोग्राम देखने वालों को ये बताइए कि अगर ऑपरेशन होता है तो ऑपरेशन में क्या तकलीफ़ होती है, तकलीफ़ होती है तो कितनी होती है, क्या वो बर्दाश्त हो सकती है, और कितने दिन के लिए एडमिट होने की ज़रूरत है? जी देखिए, ऑपरेशन बहुत ही सरल है, जैसे कि पहले डॉक्टर ग्रोवर ने बताया था। ऑपरेशन में आप सेम डे, पहले अगर आपने सारी जांचें और सारा इवैल्यूएशन करा लिया है तो आप सेम डे मॉर्निंग में आके ऑपरेशन करा के 1 या 2 घंटे बाद घर जा सकते हैं। पट्टी खुल जाती है जल्दी ही, और इसमें कोई तकलीफ नहीं होती। आँख को सुन करके ऑपरेशन किया जाता है। अगर कोई मरीज़ बहुत ज़्यादा एंग्शियस है, बेचैन है, तो आँख में यहाँ पर सुई लगते भी बेहोशी की जा सकती है। बस आँख को सुन किया जाता है, पूरे शरीर को बेहोश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और उसका असर 3 से 4 घंटे बाद चला जाता है और पट्टी खुल जाती है। नहीं तो आजकल टॉपिकल फेको इमल्सिफिकेशन होते हैं, जिसमें बस आई में ड्रॉप डालते हैं सुन करने के लिए, और इमिडिएटली ऑपरेशन के बाद भी पट्टी खुल जाती है और नज़र एकदम से आ जाती है, पेशेंट को दिखने लगता है। इसमें कोई ऐसे बाद में भी तकलीफ नहीं होती। जैसे कि डॉक्टर्स बताएं दवाइयाँ डालनी हैं, आप वो दवाइयाँ डालें, डॉक्टर को रेगुलरली आके दिखाते रहें। आँख के अंदर कोई गंदा पानी नहीं जाना चाहिए डायरेक्टली, तो उसमें आप बिल्कुल ही रिकवर कर जाते हैं बहुत ही जल्दी। आप अगले दिन से अपना काम भी करने जा सकते हैं, आपको अलग से कोई रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत ही सरल ऑपरेशन है, लेकिन टाइमली दिखाया जाए, कैटरेक्ट की कॉम्प्लिकेशंस ना हो, बहुत एडवांस स्टेजेस में ना हो, तो ये हो सकता है। इवन अदरवाइज एडवांस स्टेजेस में भी ये सरल ही ऑपरेशन है, अलग तरीके से भी किया जा सकता है, और पेशेंट की रिकवरी बहुत स्मूथ और बहुत जल्दी होती है, और नज़र पूर्णतः वापस आ जाती है। पूरी तरह से रोशनी वापस आ जाती है और आप सारे अपने काम कर सकते हैं। डॉक्टर ग्रोवर, अब आपके पास आऊँगा मैं यहाँ एक बहुत ही ख़ास सवाल लेकर। डॉक्टर ग्रोवर, आज के दौर में जैसे कि आपने बताया कि बहुत आसान हो गया है इलाज, किसी भी तरह की जो है परेशानी नहीं होती है, मरीज़ अपने घर जा सकता है, बहुत जल्दी जा सकता है। तो आज मैं ज़रा सा एक चीज़ पे और रोशनी आपसे डलवाना चाहूँगा यहाँ पर कि अगर हम पिछले वक्त की बात करें, 10 साल 15 साल पहले की, तो जो कैटरेक्ट का ऑपरेशन होता था उसमें और आज में क्या बदलाव है, क्या नई टेक्नोलॉजीज़ आज हमारे मुल्क में इस्तेमाल की जा रही हैं, इसमें आप इलाज करते हैं, तो क्या फ़र्क यहाँ पर हम समझ सकते हैं? फरहान जी, ये बहुत अच्छा सवाल है, और आई थिंक ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया है। अगर आज से हम बहुत हम बात करें करीबन 20-25 साल पहले की, या कैटरेक्ट का शुरुआती ऑपरेशन जो हमारे दादाजी के ज़माने में अगर हुआ करता होगा, तो आप देखते हैं कि वो बड़ा मोटा चश्मा पहनते थे, बहुत बुजुर्ग लोग ना, बहुत मोटा चश्मा ऐसे दिखता था, तो वो था एफेके ग्लासेस। यानी बहुत पहले अगर मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाता था तो वो इंट्रा कैप्सूलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन, उसमें क्या है कि पूरा का पूरा लेंस थैली के साथ निकाल लिया जाता था और लेंस डाला नहीं जाता था, और पेशेंट को 10 नंबर का मोटा चश्मा दिया जाता था, उससे वो देखते थे। और कैंप बेस्ड सर्जरीज भी होती थी, थोड़ा बहुत इन्फेक्शन का रेट भी उस वक्त काफ़ी हाई था। लेकिन अगर हम आज के ज़माने की बात करें तो हमने बहुत एडवांसमेंट कर लिए है, सुई भी नहीं लगती अब तो, जैसे कि डॉक्टर नूजून ने बताया कि सिर्फ टॉपिकल, यानी आँख में आपके सुन करने की दवाई डालेंगे, और फेको एमल्सिफिकेशन बहुत ही छोटे, पहले टाँके लगते थे फरहान जी, 3 से 4 टाँके भी लगते थे, लेकिन अभी बिल्कुल टाँके के बिना हम सर्जरी करते हैं। बहुत ही अराउंड 1 to 2 mm का जो है एक पोर्ट बनता है, उससे ही फेको एमल्सिफिकेशन प्रोब जाता है, और उससे भी एक एडवांस चीज़ फेम्टो लेज़र असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी, यानी जो आँख के जो पोर्ट्स हैं वो भी लेज़र बना सकता है, और बहुत ही प्रिसीजन के साथ हम वो करते हैं। और अगर हम लेंसेज की बात करें तो पहले केवल मोनोफोकल लेंसेज होते थे कि केवल दूर की नज़र ही ठीक होगी, लेकिन आज इतनी एडवांसमेंट है कि अगर सिलेंड्रिकल नंबर आँख में है तो टोरिक लेंसेज डलेंगे, और मल्टीफोकल इन्हांस्ड डेप्थ IOL आ गए, यानी आपका लेंस डलने के बाद आपको नज़दीक का चश्मा लगाने की भी आवश्यकता नहीं है। तो बहुत ही हाई हम टेक्नोलॉजी के दौर में हैं, और बहुत ही सेफ हो गया है सर्जरी, बहुत ही लेस टाइम कंज्यूमिंग हो गया है, और इन्फेक्शन दर भी बहुत कम हो गई है। तो
बहुत चेंजेस आए हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे मुल्क में भी ये सारी चीज़ें मौजूद हैं कि इन्फेक्शन का जो डर रहता था पहले वो भी बहुत हद तक कम हो चुका है, क्योंकि इन्फेक्शन अगर हो जाता था, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को हाइपरटेंशन है, किसी का थायराइड बिगड़ा हुआ है, तो इन्फेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। लेकिन उसके लिए भी यहाँ पर इलाज किया जा रहा है और बहुत हद तक उम्मीद है कि इन्फेक्शन नहीं होगा सर्जरी अगर होती है। और दूसरी बात और जो डॉक्टर गुरवर ने बताई कि जो सर्जरी है वो सिर्फ नाम की सर्जरी रह गई है, वो बहुत ही इजी प्रोसीजर है। यहाँ पर देखा जाइए कि सुई भी नहीं लगा रहे हैं, सुन भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आंखों में दवाई डाल रहे हैं, उससे सुन हो रहा है और वो बाकी प्रोसीजर हो रहा है जो कि एक डॉक्टर कर सकता है कैटरेक्ट के लिए। एक सवाल बहुत ही ख़ास यहाँ पर देखा गया है और हमने भी महसूस किया है कि लोग अक्सर जिक्र करते हैं कि फ़ला मौसम आ जाएगा तो मैं अपने कैटरेक्ट का इलाज कराऊंगा, क्योंकि उस मौसम में हो सकता है कि मतलब उनके दिमाग में ये चीज़ चल रही हो कि बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, परेशानी नहीं होगी। तो इस पे हो सकता है वो सही हो, क्या वो सही है या नहीं है, इसके बारे में बात करने के लिए मैं जाऊंगा डॉक्टर परवीन के पास। डॉक्टर परवीन, बड़ा अच्छा सा चटपटा सा सवाल है ये, थोड़ा सा आप इसमें बताइए कि लोगों के दिमाग में ये बहुत चलता है कि फला मौसम आ गया तो हम इलाज कराएंगे, अभी इलाज नहीं करा रहे हैं क्योंकि अभी वो मौसम नहीं है और उसमें वो लेट कर रहा है अपने सर्जरी को। थोड़ा सा आप बताएं। इनफैक्ट हमारे देश में एक तरह से प्रथा सी रही है कि लोग गर्मी में ऑपरेशन नहीं कराएंगे, बारिश में ऑपरेशन नहीं कराएंगे, जब सर्दियाँ आएंगी तभी ऑपरेशन कराएंगे। इनफैक्ट ये देखा गया है लगभग 80% ऑपरेशन सिर्फ अक्टूबर से लेके और मार्च तक के महीने में, जो 4-5 महीने का टाइम है, उसमें होते हैं। और इनफैक्ट हमारे एम्स में, हमारे कम्युनिटी ऑफ्थेल्मोलॉजी में हम फ्री सर्जरी की सुविधा देते हैं और गर्मियों में फ्री ऑपरेशन के लिए भी लोगों के वो बिस्तर हमारे खाली रह जाते हैं। तो लोगों का एक डर है, उनको लगता है कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन, टाँके लगेंगे और उसके बाद जलन होगी, दर्द होगा, वो गर्मियों में मुश्किल होगी। पर मैं, जैसे डॉक्टर सुमित ने बताया, आजकल जो ऑपरेशन हो रहा है वो लेटेस्ट टेक्निक से हो रहे हैं, बगैर टाँके के भी ऑपरेशन हो रहे हैं और आदमी क्या ऑपरेशन के लिए अब कई दिनों का इंतजार नहीं करना, उसकी शाम तक पट्टी खुल जाती है मरीज की और वो ठीक से देख सकता है। तो मेरी सब लोगों से यहाँ पे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी मौसम में ऑपरेशन करा सकते हैं, किसी तरह कोई खतरा नहीं है। अगर हमारे आ जाने का यहाँ पे ये फ़ायदा हो जाए कि हाँ जी लोग गर्मियों में भी ऑपरेशन कराने हो सके, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। आप किसी चीज़ का इंतजार ना करें। जैसे ही की बात यह है कि आपको मौसम के बारे में नहीं समझना है, आपको अपने इलाज के बारे में देखना है, आपको सर्जरी के बारे में देखना है और जो डॉक्टर्स आपको फॉलोअप के लिए कहता है उसके बारे में देखना है। एक सवाल अनुज जी आपसे बनता है यहाँ पर, मैं जानना चाहता हूँ कि कैटरेक्ट का जब एक बार सर्जरी हो जाती है, किसी की भी, दोनों आंखों की हो गई है, वो 1 by 1 जैसे भी आप करते होंगे, तो क्या कुछ सालों बाद दोबारा चांसेस रहते हैं, जो उसकी एज 5 साल और निकल जाती है, 10 साल निकल जाती है, या कुछ चीज़ों से वो बच सकता है? जी, मोस्टली तो कैटरेक्ट के पेशेंट्स को फॉलोअप के लिए हम 1 या 2 महीने तक ही बुलाते हैं, उसके बाद बता देते हैं कि कोई भी समस्या हो तो आ सकते हैं, नहीं तो रेगुलर फॉलोअप की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन कुछ मरीजों में देखा गया है कि ऑपरेशन के कुछ सालों बाद वो कहते हैं कि ऑपरेशन करा लिया था, पहले ठीक दिख रहा था, अब वापस से थोड़ा बहुत धुंधलापन आ गया है। ये कई कारणों से हो सकता है, बट मोस्ट कॉमन कारण होता है कि लेंस के पीछे जो हमारी झिल्ली होती है, जैसे डॉक्टर ग्रोवर बता रहे थे कि आई में कैप्सूल होती है, हम उसको छोड़ते हैं, उसके अंदर लेंस को बिठाते हैं, तो उस कैप्सूल पे सफ़ेदी आने लगती है, जिसे हम पोस्टीरियर कैप्सूल ओपेसिफिकेशन के नाम से बोलते हैं, PCO। तो वो भी बहुत ही एक सरल उसका ट्रीटमेंट है। जैसे ही आप मशीनों पे दिखाने जाते हैं, अगर कोई भी मरीज़, आप लोग गए हैं हॉस्पिटल में चेकअप कराने, एक मशीन पे आप बैठते हैं, ठुड्डी लगाते हैं, माथा लगाते हैं, डॉक्टर साहब देख लेते हैं कि कैटरेक्ट है कि नहीं। ऐसी ही मशीन पे बैठना होता है और डॉक्टर साहब उस झिल्ली को काट सकते हैं लेज़र के तरीके से। तो अगर ये PCO है आपकी आंख में ऑपरेशन के बाद, जो कि कुछ सालों बाद डेवलप हो सकता है, हर मरीज में नहीं होता। बड़ा अच्छे से आप एक्सप्लेन कर रही हैं। कॉल आ गई है, कॉल ले लेते हैं। हेलो 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 जी, हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल, सवाल पूछिए। अच्छा, मेरे आंखों में, हेलो, आंखों में जलन सा बुझते। अच्छा, आंखों में आपके जलन महसूस होती है, क्या घर से बाहर जाकर होती है या घर में भी होती है? हेलो, बाहर जाते रहते हैं, घर से बाहर जाकर आंखों में जलन महसूस होती है। पोल्यूशन भी आजकल बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है इसका। डॉक्टर परवीन, आपसे गुजारिश रहेगी, आप बताएं। इनफैक्ट आँखों में जलन जो होती है, नॉर्मली आँखों में एलर्जी भी हो सकती है, आँखों में कंजक्टिवाइटिस भी हो सकती है। अगर आँखों में साथ में थोड़ी जलन के साथ लाली भी है तो कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। इसमें आप
आँखों का ख्याल रखें, आँखों को साफ़ रखें। और अगर पोल्यूशन, जैसे कि बताया फरहान जी ने अभी, पोल्यूशन की वजह से भी आंखों में जलन हो सकती है, एलर्जी हो सकती है। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने नज़दीकी किसी आई स्पेशलिस्ट को दिखाएं और वो एक बार जांच करेंगे कि किस वजह से जलन हो रही है, उसका फिर आपको ट्रीटमेंट देंगे, इलाज करेंगे उसका। उम्मीद है जो बातें बताई हैं डॉक्टर प्रवीण ने आपको आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होंगी। फ़ोन करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। नाजरीन, ये जो आज आंखों की बातें हम कर रहे थे, हमारा टॉपिक था आज का ये मोतियाबिंद का। बहुत ही अच्छे से यहाँ तीनों एक्सपर्ट्स ने आपको बहुत सारी बातें बताई हैं, जानकारी फराहम कराई है। हमारी गुजारिश ये रहे कि कभी भी कोई भी चीज़ हो, डॉक्टर के साथ टच में रहकर ही उसको फॉलो कीजिए। ये आम लोगों की बातें अपनी ज़िंदगी में ना उतारिए, इससे सबसे ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस रहते हैं। अब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल लास्ट में पहुंच चुका है। मेरी गुजारिश रहेगी डॉक्टर ग्रोवर से, मैं यहाँ सबसे पहले गुजारिश करूँगा कि मोतियाबिंद की ही बात नहीं, पूरी आंखों की केयर की बात मैं आपसे करूंगा कि आप अपना पैगाम किस तरह से देना चाहेंगे जिसमें आंखों की केयर और कैटरेक्ट से बचाव का जो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहें बचने के, क्या कहना चाहेंगे? जी फरहान जी, जैसे आपने प्रोग्राम की शुरुआत में कहा कि तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तो ये बात बिल्कुल सच है। और आँखें जो हैं वो हमारे शरीर का ही एक पार्ट हैं, वो एक अलग पार्ट नहीं है। तो जो भी है आप अपने पूरा मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे अपना ध्यान रखिए, अच्छा भोजन खाइए, और शुगर है तो शुगर कंट्रोल कीजिए, बीपी है तो बीपी कंट्रोल कीजिए, बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशनल भोजन खाइए, क्योंकि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से भी कभी कभी कैटरेक्ट जल्दी हो सकता है। तो ओवरऑल अपने आप को खुश रखिए, अपना ध्यान रखिए, और हर साल एनुअल आई चेकअप अपने नज़दीकी जो है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से के पास कराइए। आई थिंक दिस इज़ द मैसेज। थोड़ा एज भी इसमें मेंशन कर दीजिए, किस एज में? आई थिंक 40 साल के बाद तो हर साल आपको जाना ही है, और अगर आपको बीपी या शुगर या कोई ऐसा रिस्क फैक्टर है तो उससे पहले भी आपको जाना है। बहुत ही खूबसूरत मैसेज दिया यहाँ पर डॉक्टर ग्रोवर ने। अब मेरी गुजारिश रहेगी डॉक्टर अनु जून से, आप भी बताइए कि किस तरह से एक न्यूट्रिशन की बात की यहाँ पर इन्होंने, डॉक्टर ग्रोवर ने, आप भी अपने पैगाम में इसको शामिल कीजिए और हमारे प्रोग्राम देखने वालों को बताएं कि किस तरह की न्यूट्रिशन वैल्यूज़ वाली चीज़ें वो ले सकते हैं आँखों की सेहत के लिए। जी, जैसे कहते हैं ना, हेल्दी डाइट हेल्दी लाइफ, मैं कहना चाहूँगी हेल्दी आइज़ हेल्दी लाइफ। आपकी आइज़ हेल्दी रहेंगी, आप संसार देख पाएंगे, आप अच्छा जी पाएंगे। और इसी में डाइट को इनकॉर्पोरेट करते हुए विटामिन रिच फूड खाना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली विटामिन ए। हरी सब्जियां खाइए, गाजर खाइए जो रंग बिरंगी सब्जियां होती हैं। अच्छा न्यूट्रिशन लीजिए, आइज़ के साथ साथ पूरी बॉडी फिट रहेगी। हेल्थ एक्टिविटी इंक्लूड कीजिए लाइफ में, तो आप पूरा शरीर से जब स्वस्थ रहेंगे, आंखें भी अपने आप स्वस्थ रहेंगी। और कभी भी कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, जैसे आप बार बार फरहान जी एम्फोसाइज कर रहे थे कि आसपास के लोगों की बातें ना सुन के अपने डॉक्टर को दिखाएं और डॉक्टर के एडवाइस पर भरोसा करके उस हिसाब से इलाज कीजिए। राइट, बहुत ही खूबसूरत मैसेज दिया आपने भी यहाँ पर डॉक्टर अनुजून। और अब मैं डॉक्टर परवीन का रुख करूँगा। बहुत सीनियर डॉक्टर हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से खिदमत अपनी अंजाम दे रहे हैं। ये मैं गुजारिश करूँगा कि आप किस तरह से, आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं है, अपना मैसेज देना चाहेंगे। इनफैक्ट जैसे डॉक्टर सुमित और डॉक्टर अनु ने बताया कि आंखें हमारे लिए सबसे ज़रूरी हैं। जहाँ तक मोतियाबिंद का सवाल है, जैसा कि बड़ा क्लियर है कि 50 साल से ज़्यादा की उम्र में ज़्यादातर होता है, तो लोग अपनी आंखों की जांच कराएं। ये जो सुविधा है, ये नहीं कि आपको सिरा सबसे बड़े हॉस्पिटल में जाना है। इनफैक्ट हमारे देश में प्राइमरी लेवल पर विज़न सेंटर, प्राइमरी आई केयर सेंटर हैं, जहाँ पे कि ऑप्टोमेट्रिस्ट या ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन जिनको बोलते हैं वो अवेलेबल होते हैं। ये थोड़ा सा बताइए खुल के, ये प्राइम विजन सेंटर्स कहाँ कहाँ मौजूद हैं? क्योंकि लोग सिर्फ एम्स का रुख करते हैं, बड़े हॉस्पिटल्स का रुख करते हैं, और जबकि दिल्ली शहर में भी बहुत जगह पर ये सेंटर्स मौजूद हैं। थोड़ा सा बताइए। इनफैक्ट हम खुद एम्स के पूरी दिल्ली में हमने तकरीबन 27 जगह पे अपने सेंटर खोले हुए हैं। ज़्यादातर जो सेंटर हैं वो जो दिल्ली गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज़ हैं उनके अंदर हम अपनी टीम भेज देते हैं। वहाँ पे जो ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं लोगों की आंखों की जांच करते हैं। किसी को चश्मे की ज़रूरत होती है तो उसको चश्मा हम फ्री में भी देते हैं। और अगर किसी को हॉस्पिटल में रेफ़र करना है मोतियाबिंद या फिर और किसी बीमारी के लिए, कॉर्नियल ब्लाइंडनेस, तो उन मरीजों को हॉस्पिटल में, एम्स में हम रेफ़र करते हैं, जहाँ पर बिल्कुल फ्री सुविधा मिलती है। मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी बिल्कुल फ्री में किया जाता है। हमारे जो पेशेंट जो इन 27 विज़न सेंटर से हम जिनको रेफ़र करते हैं एम्स में, अंडर द कम्युनिटी ऑप्थेल्मोलॉजी प्रोग्राम। और ये सुविधा हमारे देश में तकरीबन इस समय 6000 विज़न सेंटर और प्राइमरी आई केयर सेंटर हैं देश के लगभग हर हिस्से में, जहाँ पे ऑप्टोमेट्रिस्ट
चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर से हों चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से हों। देश में जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होते हैं वहाँ पे ऑप्टोमेट्रिस्ट अवेलेबल होते हैं, उन लोगों से आप जांच कराइए। कोई भी बीमारी है अगर वहीं पे इलाज हो रहा है तो सबसे अच्छा है, आपके घर के पास आपको इलाज मिल रहा है। और अगर ज़रूरत है तो वो लोग आपको हॉस्पिटल में रेफ़र करेंगे जहाँ पे आगे की ट्रीटमेंट आपको मिलेगी। अगर मोतियाबिंद है तो उसका ऑपरेशन फ्री में उपलब्ध होगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने नज़दीकी विज़न सेंटर में जाकर अपनी जांच कराएं, रेगुलरली जांच कराएं। 40 साल से ज़्यादा उम्र के व्यक्ति को हर साल अपनी आँखों की जांच करानी चाहिए। इनफैक्ट स्कूल के बच्चे भी जो हैं, जैसे मैंने अभी बताया, मोतियाबिंद के अलावा जो रिफ्रैक्टिव एरर, जो मायोपिया वाली जो बीमारी है वो बच्चों में काफ़ी ज़्यादा मिलती है। उसके लिए उनको अपने चश्मे की ज़रूरत होती है। तो जिन बच्चों को चश्मे की ज़रूरत है उनको टाइम पे चश्मा पहने, जिससे उनको पढ़ाई में नुकसान ना हो, पढ़ाई ना छोड़नी पड़े, बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को समझना चाहिए। जैसे कि तीनों एक्सपर्ट्स ने बताया है, बहुत सारी बातें बताई हैं, बातें बहुत आम हैं लेकिन समझने के लिए बहुत बड़ी हैं। आँखों की जो बात हो रही है, आँखों की बात ज़िंदगी से जुड़ गई है, जैसे कि डॉक्टर गौरव ने भी इस बात पे इशारा किया है। समझिए इन चीज़ों को, हम समझ सकते हैं कि किस तरह से हमारी गवर्नमेंट इसमें बहुत बड़ा रोल अदा कर रही है, एनजीओज़ इसमें बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं, यहाँ पर डॉक्टर्स बैठे हैं, या पूरी हमारी कंट्री की बात करें, डॉक्टर्स अपना बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा ये भी देखने की और तारीफ़ करने वाली बात है कि आशा वर्कर भी इसमें अपना रोल अब अदा करने लगी हैं। तो इसे समझना चाहिए कितना अहम हमारा ये मौजू है, कितनी अहम बात है और हेल्थ से जुड़ी हुई है, ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। नाजरीन, उम्मीद करते हैं ये जो प्रोग्राम आज का हमारा रॉ कैटरेक्ट पे बहुत ही आपको समझ में आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा और बहुत सारी बातें आपने समझी होंगी। सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने जो हमारे माहिरीन हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि अब उन्होंने अपना कीमती वक्त यहाँ पर दिया और बहुत सारी जानकारी हम लोगों को यहाँ फराहम कराई। तो ये हमारा प्रोग्राम जो आज कैटरेक्ट पड़ता है बहुत ही ख़ास रहा है। हमारी आपसे गुजारिश है कि जो टोल फ्री नंबर हम देते हैं उस पर आप कॉल करते ही हैं, साथ में जो ईमेल आईडी भी हमारी फ्लैश होती है उस पर भी आप अपना सजेशन भेज सकते हैं, हमें बता सकते हैं, या कोई भी मौजू जिस पर आप गुफ्तगू कराना चाहते हैं उस पर भी हम बात कर सकते हैं आपके लिए प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में। YouTube पर हमारा प्रोग्राम अपलोड हो जाता है, वहाँ जाकर भी आप अपना प्रोग्राम को देख सकते हैं दोबारा और अपने इल्म में इजाफा कर सकते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिए, अपनी ज़िंदगी का ख्याल रखिए, डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो या कुछ भी हो, हर चीज़ का बेहद ख्याल रखिए और ख़ास तौर से आँखों का ख्याल रखिए। और कभी भी कोई परेशानी होती है तो अच्छे माहिर डॉक्टर के पास जाइए और पूरी तरह से जाँच कराइए और अपना पूरा ट्रीटमेंट कराइए। हमेशा खुश रहिए, सेहतमंद रहिए। आदाब। नजर में धुंधलाहट या रोशनी से चुभन को नजरअंदाज ना करें। मोबाइल और स्क्रीन का गैर जरूरी इस्तेमाल कम करें। धूप में निकलते वक्त यूवी प्रोटेक्शन सनग्लासेस जरूर इस्तेमाल करें। डॉक्टर